नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और त्योहारों से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। वित्त मंत्री त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ घोषणाएं लेकर आई। उन्होंने कहा कि कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाला है और इसके मद्देनजर मांग को बढ़ाने के लिए उन्होंने स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना और यात्रा अवकाश भत्ते कैश वाउचर योजना की घोषणा की। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम अगले 6 महीने के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एक मुश्त 10,000 रुपए का विशेष त्योहार अग्रिम देगी। राशि को 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। यह प्रीपेड रुपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा। ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 4 वर्षों में 4 वर्ष के ब्लॉक में यात्रा अवकाश भत्ता मिलता है। एक मिलता है कि देश में कहीं भी जा सके और 2 बार अपने घर, जहां पर भी उनका घर है, वहां पर जाने का अवसर मिलता है। और इसमें हवाई भत्ता भी मिलता है, रेल का भी मिलता है, उनके स्केल और एंटाइटलमेंट है और उनको रिम्बर्स, उसका वापस भुगतान भी वैसे किया जाता है। इसके अलावा लीव एनकैशमेंट की जो बात की गई 10 दिन की, वो भी अगर देखा जाए अवकाश नकदीकरण, वो भी 10 दिन का किया जाता है उनकी तनख्वाह और डीए को जोड़कर। और कोविड-19 के समय जो लोग एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए, उनको इसका लाभ मिले। जिन्होंने पहले ले लिया उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो नहीं ले पाए उन। वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल हर बार आतंकवादियों की कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पिछले 5 दिनों में हुए एनकाउंटर्स की जानकारी दी। डीजीपी ने बताया कि 7 अक्टूबर से अब तक 10 आतंकी मारे गए और अभी भी सेना का घाटी में ऑपरेशन जारी है। 7 तारीख को सुगन शोपियां में ऑपरेशन हुआ था, 9 को कुलगाम में, 10 को पुलवामा में और आज 12 को जो श्रीनगर सिटी का ऑपरेशन। इसमें 10 टेररिस्ट जो हैं वो पिछले 5 दिन में 4 ऑपरेशंस में मारे गए हैं। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्ला, जो पाकिस्तान का रहने वाला है। वहीं दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय की पहली बोर्ड बैठक आयोजित हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी के सभी बोर्ड सदस्यों से मुलाकात की। विश्वविद्यालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यहां से पास होने वाले छात्रों को मनचाहा रोजगार मिले। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश में 2 तरह के युवा हैं, एक तो वो जिनको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता और दूसरे वो जिनको पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पढ़ाई का सिस्टम कुछ ऐसा है जो युवाओं को रोजगार के लिए तैयार नहीं करता। उधर पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग फाड़कर बेअदबी की गई। सरहिंद के गांव तरखान माजरा के गुरुद्वारा साहिब में घटना के बाद गांव के लोगों ने एक आरोपित को मौके पर ही दबोच लिया। दूसरा आरोपित कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद भड़के लोगों ने आरोपित की खूब धुनाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे लोगों से बचाया। बताया जा रहा है कि तरखान माजरा में स्विफ्ट कार में 2 युवक आए और माथा टेकने के बहाने गुरुद्वारा साहिब खुलवाया। एक युवक कार में बैठा रहा और दूसरे ने गुरुद्वारे के अंदर जाकर सीधे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग फाड़ दिए। वहां मौजूद लोगों ने एक आरोपित को पकड़कर धुनाई की। इसके बाद गांव के लोगों ने सरहिंद थाने के अंदर और बाहर रोष प्रदर्शन करते हुए आरोपित को उनके हवाले करने की मांग की। दरबार साहब ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਲਕਾ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧੋ ਤੇ ਕਾਕਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਲੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ? ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਗ ਪਾੜੇ? अंग गिने नहीं जी। हाथरस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होने से पहले पीड़ित पक्ष की वकील सीमा खुशवाहा मीडिया से मुखातिब हुई और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए क्या है कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में ये केस को लिया है और जिसमें मेन उन्होंने जो फोकस किया है कि वो इस तरीके से अंतिम संस्कार जो कि परिवार का अधिकार होता है वो पुलिस ने कैसे कर दिया। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी जवाब मांगा है और जो परिवार है परिवार से भी पूछा है कि आपके जो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उसके बारे में आप मुझे बताएं। तो ये सारा पक्ष महाराष्ट्र में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर पुणे में बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर पिता और बेटी के संबंधों को तार-तार करने वाले इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी ने अपनी ही 9 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। रेप के इस जघन्य अपराध के सामने आने के बाद बीजेपी का महिला मोर्चा सड़कों पर उतर गया और कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े किए। मुंबई के कुछ इलाकों में 2 घंटे के बाद बिजली आ गई। आज सुबह 10:15 पर मुंबई महानगरीय क्षेत्र में ग्रिड फेल हो गई थी और इस वजह से बांद्रा, कोलाबा, माहिम इलाके में बिजली गुल हो गई। ग्रिड फेल होने का असर मुंबई लोकल पर भी पड़ा था, जहां तहां लोकल खड़ी हो गई। ग्रिड फेल होने की महाराष्ट्र सरकार जांच कराएगी। आपको बता दें 2 घंटे बाद चली ठप लोकल ट्रेन अब चल पड़ी है। वहीं महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि रेलवे की बिजली की आपूर्ति बहाल हो गई है। मुंबई के लोकल सेवा और एक्सप्रेस सेवा को रेलवे ने करीब 1.5 घंटे के बाद बहाल कर दिया। बोरीवली के जीआरपी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भास्कर पवार ने बताया कि सभी यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कतारबद्ध तरीके से उनको ट्रेन में सफर के लिए छोड़ा जाए। हालांकि ट्रेन की देरी से काफी यात्रियों को दिक्कत हुई, लेकिन समय रहते रेलवे ने बिजली की बहाली करके काफी राहत भरा कदम उठाया है। आज सुबह 10 बजे से ही मुंबई की जो है बिजली विभाग पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। ऐसे में मुंबई की लोकल की बात की जाए या एक्सप्रेस की बात की जाए, लगातार 2 घंटे से बंद है। लेकिन जिस तरह से मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पे एक्सप्रेस को बहाल कर दिया गया है, ऐसे में आप देख पा रहे हैं वो नज़ारा है मुंबई के बोरीवली का, जहां पर रेलवे विभाग लगातार कोशिश करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है। देखिए आप दिखाते बोरीवली रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन लगी हुई है, जिनका टिकट था उनको जाने की अनुमति है। ऐसे में अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से पूरा रेलवे जो है प्रभावित था, लेकिन अब बहाल कर दिया गया है। सर जानकारी दीजिए कि किस तरह से रेलवे बंद थी, कितने घंटे तक बंद होता है? रेलवे जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम हुआ था उसके वजह से कम से कम 1 घंटे से गाड़ियाँ लोकल और मेन इफेक्टेड हुआ है। उसके वजह से क्राउड वो जमा हुआ था। अभी धीरे धीरे लोकल और मेन लाइन गाड़ी शुरू हो गई है। थोड़ा देरी से जा रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जा रही है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या मुंबई की लोकल सेवा भी बहाल कर दी गई है? मुंबई लोकल सेवा लाइफ लाइन ये अभी सही समय पे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक का भी प्रॉब्लम। साथ भास्कर पवार जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि करीब 1.5 घंटा जो है रेलवे जरूर प्रभावित थी, लेकिन ऑपरेशन अब पूरी तरह से फ्री कर दिया है। लोगों को अपने अपने गंतव्य स्थान जाने की अनुमति दी गई है। आप देख पा रहे हैं कि लोग जो है अपनी ट्रेनों में बैठने के लिए कतारबद्ध से तरीके से जा रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई की लोकल जो प्रभावित थी उसको भी बहाल कर दिया गया है। कैमरा पर्सन प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। वहीं त्योहारों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की है कि भीड़ इकट्ठा करके त्योहार ना मनाएं। उनकी इस अपील पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने।
स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए और अपने प्रधानमंत्री को भी रोकना चाहिए कि रैली बिहार के चुनाव में नहीं करें, लोगों को इकट्ठा नहीं करी उनकी पार्टी। लेकिन कल ही नड्डा साहब गया में जाके रैली किए हैं, लोगों के बीच भाषण किए हैं, उसमें भी भीड़ हुई है। तो इसको भी स्वास्थ्य मंत्री जी को देखना चाहिए और हिदायत करना चाहिए अपने। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पार्टी बिहार में 145 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, जदयू और बीजेपी लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी बिहार की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, मजदूर, महिलाएं सभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुशासन है। गैंगरेप का नड्डा साहब बोल रहे हैं गया में, और वहां पर गैंगरेप हो रहा है गया में और बक्सर में जी। इस सरकार को तो एक सेकंड भी रहने का हक नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए की सरकार को एक सेकंड भी नैतिक अधिकार नहीं है रहने का। इन लोगों को अपने से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी सरकार को बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए इनको अभी जाना तय है। हमारी सरकार आएगी। राजस्थान के करौली जिले में सपोटरा के बुखना गांव में भूमि विवाद में पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। आज आरोपी पक्ष की महिलाएं पुजारी के घर के पास पहुंची। वहां पहले से मौजूद मीडिया कर्मियों को इन महिलाओं ने अपना पक्ष बताया और ये बात लगातार कही कि पुजारी ने आग लगाकर आत्महत्या की है। इस मामले में उन लोगों को गलत और जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के काशीपुर के ग्राम कुंडा में ग्राम प्रधान ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि वह व्यक्ति प्रधान को जान से मार देना चाहता है। इसको लेकर ग्राम प्रधान ने थाने में तहरीर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। आपको बता दें, कुंडा के ग्राम प्रधान जावेद ने थाने में दी तहरीर में कहा कि आज सुबह उसके घर के दरवाजे पर आसिम खड़ा हो गया और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। इसी बीच प्रधान के ताऊ शेर अली मौके पर पहुंचे। इस दौरान आरोपी ने शेर अली के साथ हाथापाई की। ग्राम प्रधान जावेद द्वारा मुझे जो है फोन कर सूचना दी कि आसिम नाम का व्यक्ति मेरे घर पर गेट के बाहर एक छुरा लिए हुए आया है और जिसे हमने पकड़ा है। सूचना पर मैं गया मौके पर, तो उसे जो है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है और वो एक अन्य व्यक्ति का नाम ले रहा है। ये कह रहा है कि उसके द्वारा मुझे भेजा गया है और क्योंकि आसिम नशे का आदी है और उसके द्वारा अपने परिवार वालों से वो भी भगाया है, घर से भगा रखा है और इस संबंध में जांच की जा रही है कि वास्तव में उसको किसी के द्वारा भेजा गया था या वो स्वयं गया था। वहीं झारखंड के रांची में आज सीएम रघुवर दास ने ग्रामीण इलाकों में जाकर जनसभा आयोजित की, जहां उन्होंने ग्रामीणों से बात की और वर्तमान की राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम ने साफ तौर पर कहा कि चुनावों में उनके खिलाफ गलत प्रचार किया गया, जेएमएम द्वारा भ्रामक जानकारियां दी गई और बीजेपी के खिलाफ लोगों को गुमराह किया गया। इस दौरान खास बात रही कि जनता भी उनकी बातों में हां मिलाती रही। और दुष्प्रचार और बड़े बड़े वादे और झूठ ये फैलाया कि बीजेपी की सरकार आएगी तो आदिवासी की जमीन छीन लेगी। प्रचार हुआ ये बात? आप लोग प्रचार हुआ कि बीजेपी आएगा तो जमीन, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आई कि 5 साल मेरी सरकार था, किसी आदिवासी का जमीन छीना था? बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नालंदा जिला प्रशासन ने विधि की बात करें तो विधि व्यवस्था बनाए रखने और भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने को फ्लैग मार्च का आयोजन किया। ये फ्लैग मार्च अर्धसैनिक बल की टुकड़ियों ने हिलसा बाजार में निकाला। मार्च का नेतृत्व प्रखंड विकास पदाधिकारी राजदेव कुमार रजक ने किया।
एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बक्सर रेप मामले पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की प्रतिक्रिया सामने आई है। पत्रकारों ने कई बार उनसे अलग अलग तरह से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन कैबिनेट मंत्री ने बार बार सिर्फ एक ही बात कही कि जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। अब तक क्या कार्रवाई कुछ हुई है क्या? जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। पुलिस से इसको लेकर हाथ हटाइए, जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। कब तक अरेस्टिंग होगी? पुलिस करेगी, जो भी दोषी होगा कोई नहीं। उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर के नगर निगम के निर्विरोध निर्वाचित होकर बीजेपी में शामिल हुए वार्ड नंबर 13 के पार्षद प्रकाश धामी को कार सवार बदमाशों ने गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह 8 बजे के करीब पार्षद प्रकाश धामी के घर के बाहर कार पहुंची और उन्हें घर से बुलाकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। गोलियां चलते ही धामी अपने बचाव के लिए मौके से भागे और अपने घर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन बदमाशों ने धामी का पीछा करते हुए उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। घायल अवस्था में धामी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर पार्षद को मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। लोगों के दिलों पर राज करता था और ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाना, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, एकदम स्तब्ध कर देने वाली बात है। हर एंगल से विचार किया जा रहा है। पुलिस से, अधिकारियों से वार्तालाप चल रहे हैं।
पर निश्चित रूप से हत्यारे पकड़े जाएंगे। वास्तविक हत्यारे जिन लोगों ने वास्तव में इस काम को अंजाम दिया है उन तक पुलिस अवश्य पहुंचेगी और काफ़ी उनको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, विभिन्न इलाके के फुटेज के माध्यम से उनको सफलता मिलेगी, ऐसी हमको उम्मीद है। हम सब लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं। रुद्रपुर थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर फतेहपुरा के जो वार्ड मेंबर्स है, वार्ड नंबर 13 के प्रकाश धामी जी की आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा वगैरह देख रही है। 5-6 टीमें अभी गठित कर दी गई है। ऑलरेडी उसमें हम कैमरा देख रहे हैं, साथ ही जो पुरानी रंजिश वगैरह रही है उसके ऊपर भी हम नज़र लगा रहे हैं और उम्मीद करते हैं जितनी जल्दी। भारत सरकार की तरफ से देश में बनाए गए 44 नए पुलों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया, जिसमें सबसे लंबा पुल जिला गुरदासपुर के सरहदी कस्बा डेरा बाबा नानक में है। रावी नदी के ऊपर गांव कासवाल के नजदीक 2485 लाख की लागत से इस पुल को तैयार किया गया। 484 मीटर लंबे इस पुल को आज जनता के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर प्रशासनिक और बीएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। इस ब्रिज का सवाल है। आपको ऐतिहासिक रूप से पता है कि यहाँ पर 2 बार 1965 और 1971 में लड़ाई हुई। ये एक इनक्लेव का इलाका है जो कि घिरा हुआ है। इस इनक्लेव में संपर्क बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसके लिए ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक पंटून ब्रिज बनता था जो कि बारिश में निकाल दिया जाता था, क्योंकि उसमें वजन लेने की क्षमता कम थी। इसीलिए कोलकाता में सिख सुरक्षा गार्ड के पिटाई के मामले में पश्चिम बंगाल के गृह विभाग ने ट्वीट कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। राज्य के गृह विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि हमारे सिख भाई बहन पश्चिम बंगाल में पूरी शांति, सद्भाव और खुशी में रहते हैं और अपनी आस्था और प्रथाओं के लिए उन्हें हम सबका सम्मान मिलता है। हाल ही में हुई घटना को अब तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और राजनीतिक फायदे के लिए एक पार्टी के द्वारा उसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। इस पर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने प्रतिक्रिया दी और आरोपों का खंडन किया। इसको पॉलिटिकल कलर का क्या मतलब है? एक आदमी के साथ जिस तरह से अपमान किया। वह राजस्थान के सिरोही में गोगुंदा के पास में कड़ाक नदी में 2 राजस्थानी फिल्म कलाकारों की पानी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल दोनों कलाकार विजय सिंह, जितेंद्र कुमार बताए जा रहे हैं और उनके परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट चुकी है। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में पराली जलाने के मामले को लेकर अब किसानों ने प्रशासन को सीधी चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि या तो सरकार पराली निपटान के लिए मशीनें दे, नहीं तो वह पराली जलाने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फतेहाबाद के किसान पराली निपटान को लेकर डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कई घंटे इंतजार करने के बाद जब डीसी ने केवल 2 ही किसानों को मिलने की बात कही तो गुस्साए किसानों ने डीसी को देने वाले ज्ञापन को आग के हवाले कर दिया। किसानों का कहना था कि अब वह डीसी ऑफिस नहीं बल्कि अपने खेत में मिलेंगे। सारे किसान बात करना चाहते हैं। ये मान लो 1-2 किसान अंदर चले जाए, बात करके आए, दूसरों को क्या पता चले। अभी प्रशासन ने हमारे लिए क्या प्रबंध किया? हम पूछने के लिए आए थे कितनी मशीनें हमें दी गई हैं, मशीन लेने के लिए आए थे। कोई प्रशासन प्रबंध नहीं है पराली का। मुकदमे बनाने की जो धमकियां दे रहा है प्रशासन, आज हम मिलने के लिए आए थे। आप मुकदमे बनाओ, एक बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। सारे के सारे सामूहिक गिरफ्तारी देंगे, किसान इकट्ठे होकर आएंगे गिरफ्तारी देने के लिए। जो सब्सिडी पे जो औजार मिल रहे हैं उसमें खुल्लम खुल्ला।
उधर बेगूसराय में दूसरे चरण में 3 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर नामांकन जारी है। लेकिन इस बीच मटिहानी विधानसभा के कासिमपुर समेत 4 गांव के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। इस दौरान कासिमपुर गांव के लोगों का आरोप है कि गांव की सभी सड़कें कच्ची है। विधायक से लेकर राजनीतिक दल और जिला प्रशासन को कई बार आवेदन देकर सड़क बनाने की मांग की गई, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनाई गई। इस विधानसभा चुनाव में गांव वालों ने रोड नहीं तो वोट नहीं देने का निर्णय लिया। इसको लेकर गांव वालों ने बैनर के साथ गांव में जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने जिला प्रशासन को भी रोड नहीं तो वोट नहीं देने का निर्णय संबंधी आवेदन दिया। रोड का मामला को लेकर आए हैं। रोड हमारे गांव में नहीं बन रहा है। हम बहुत बार विधायक पर मुख्यमंत्री का आवेदन दे चुके हैं। अभी तक जो है बार बार आते हैं, बोलते हैं आश्वासन देकर चल जाते हैं, बोलते हैं आपका रोड हम बनवाएंगे। एक बार फिर हम उलाम गए थे, मुख्यमंत्री हमको बुलाए, वहाँ आवेदन भी दिए, बोले कि हाँ आपके गाँव हम आएंगे, उसके बाद आपके गाँव रोड बनवाएंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे गाँव में रोड नहीं बना है। इसी समस्या को लेकर हम जो है सब एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और इसी के तहत चुनाव में कुछ गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जगह जगह वाहन चेकिंग की जा रही है। तो वहीं रविवार देर शाम पटना औरंगाबाद NH 139 पर सैदाबाद मोड़ के पास चेकिंग चल रही थी और इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बिना नंबर की गाड़ी बरदा गांव की तरफ गई है, जहां पुलिस ने तलाशी के दौरान गाड़ी से 32 बोतल विदेशी शराब, 1 बंदूक सिंगल बोर, 1 राइफल और 5 जिंदा कारतूस 12 बोर का बरामद किया। पुलिस ने डीएसपी तनवीर के नेतृत्व में घेराबंदी कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी की पहचान रानित लाभ थाना के चंद्रदेव शर्मा के बेटे निरंजन कुमार के रूप में हुई। आरोपी 8 मार्च 2017 को पहले भी जेल जा चुका है।
पौराणिक छड़ी यात्रा आज हरिद्वार में लौटी है। दरअसल 17 सितंबर को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यात्रा को रवाना किया था। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 4 धाम समेत मठ मंदिरों के दर्शन कर जूना अखाड़ा में पौराणिक रखी जाएगी। पिछले की दशकों से बंद पड़ी यात्रा को जूना अखाड़े की पहल पर सरकार ने फिर से अनुमति दे दी, जहां उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता के प्रचार प्रसार और पलायन को रोकना यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। जो उद्देश्य था और उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए छड़ी यात्रा निकाला गया, एक तो हमारी प्राचीन जो प्राचीन राजा महाराजाओं, जैसे उन्होंने गणानाथ बोला, गणानाथ का 1800 में था, जहाँ की सारी सेना हमारी विजय प्राप्त हुई थी और वहाँ वो जगह है जहाँ मिलिट्री का आर्मी क्षेत्र था राजाओं के टाइम। तो इस तरीके से जो ये आप देख रहे हैं द्रोणागिरी है, या और जो पर्वत आप देख रहे हैं जहां आप समझ नहीं सकते जागेश्वर महादेव क्या है, जहां पृथ्वी के ऊपर पहली बार भगवान का लिंग का प्रभाव हुआ है, पहली बार। तो इस तरीके से जो हमारे पौराणिक मंदिर था, जिसको कि हम ये चाहते थे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। तो वहीं कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक सभागार में बैठक आयोजित की, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश, जिला स्तरीय और विधानसभा स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी विधानसभा में होने वाले चुनावों के बारे में मंथन कर निर्णय लिया गया कि चुनाव में पार्टी जिस भी प्रत्याशी को टिकट देगी, हम सब हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। तो साथ ही निर्णय लिया कि पार्टी के तरफ से एक 11 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर न्याय पंचायत स्तर के पदाधिकारियों की तरफ से हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जो कि महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इस मौके पर कई अन्य दलों के लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। इस कड़ी में अध्यक्ष राकेश राणा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने पर पूरा जोर दिया गया। तो साथ ही कहा कि अभी तक बीजेपी सिर्फ कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू किए गए कार्यों के उद्घाटन करने तक सीमित और उन्हीं कार्यों को भुनाकर राजनीति कर रही है। जी उत्तराखंड की सरकार जिस तरह से कोरोना पर नियंत्रण करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई और बेरोजगारों को रोजगार देने पर फेल साबित हुई, उसके अलावा मनरेगा के भुगतान नहीं हो रहे, ऐसे बहुत सारे मसलों के साथ साथ किसानों की समस्या के समाधान के लिए कांग्रेस पार्टी की इस बैठक का हमने आयोजन किया। और चुनाव क्योंकि नज़दीक है तो चुनाव पर भी और संगठन की मजबूती पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और इस बैठक के माध्यम से हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में जाकर के सरकार की गलत नीतियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के साथ किसानों के हक में जो सोनिया जी के निर्देश पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है किसान विरोधी कानून को निरस्त करने के लिए, उसके लिए भी हमने बैठक का आयोजन किया। और इस बैठक में हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर के सभी फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारियों ने आकर के कार्यकर्ताओं को अच्छा प्रदर्शन। वहीं पंजाब के राजपुरा में बोलेरो वाहन का टायर फट गया, जिससे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक राजपुरा से पटियाला की ओर जा रही एक बोलेरो कार का टायर फट गया, जिससे बोलेरो अनियंत्रित होकर दूसरी कार से टकराते हुए डिवाइडर को पार कर गई। इस हादसे में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। वहीं राहगीरों की मदद से घायलों को राजपुरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं राजस्थान में सिरोही के आबू रोड पर NH 27 पर बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 8 लोग घायल हो गए, जहां से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में एक की हालत गंभीर है, जिसे गुजरात के मेहसाणा में रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। पंजाब के जिलों में नशे का कारोबार फल फूल रहा है, तो वहीं भटिंडा में जेल से छुट्टी पर आए कैदी ने फिर नशे का कारोबार शुरू कर दिया और इस दौरान 22,000 नशीली गोलियों के साथ 2 लोगों को एंटी नार्कोटिक्स सेल ने गिरफ्तार किया और मामले में आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। एसएसपी साहब बठिंडा जी वालों नशा खिलाफ बिल्डी मुहिम के तहत
ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਐਸਆਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੰਸਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 22,000 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ सजा हुई है। वहीं बिहार के बेगूसराय से महिला डॉक्टर मीरा सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन किया। दरअसल डॉक्टर मीरा सिंह आम आदमी पार्टी की नेता रह चुकी हैं और वो पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। नामांकन के बाद डॉक्टर मीरा सिंह ने कहा कि बेगूसराय विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, खासकर जल जमाव की समस्या लोगों के लिए जानलेवा बनी है। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उन्हें समर्थन दिया तो आने वाले दिनों में जल जमाव समेत कई समस्याओं के लिए वे काम करेंगी। प्राथमिकता है कि हमारे क्षेत्र का बेगूसराय जिले का शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और किसानों का जो बदहाली है उसको उसमें सुधार लावें। यहाँ की बिजली की व्यवस्था बहुत ही बदतर है और उसमें सुधार लावें। सबसे पहली प्राथमिकता तो होगी जो पूरे नगर में जल जमाव है, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इस बाढ़ के बाद कभी भी ऐसी स्थिति बेगूसराय हिमाचल के धर्मशाला कॉलेज में आर्ट्स के कई विषयों में छात्र 15 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से एडमिशन की तिथि बढ़ाई गई। ऐसे में कॉलेज प्रशासन ने एडमिशन लेने के इच्छुक छात्रों से 15 अक्टूबर तक आवेदन करने को कहा है। धर्मशाला कॉलेज में साइंस और कॉमर्स में सभी सीटें भरी जा चुकी है, जबकि आर्ट्स में कुछ विषयों में सीटें खाली है। जानकारी के मुताबिक आर्ट्स में साइकोलॉजी, शिक्षा विभाग, संस्कृत विभाग और इंग्लिश विभाग में कुछ सीटें खाली है, जिनके लिए कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को आवेदन करने को कहा है। प्रवेश की तिथि जो है वो हमारे प्रदेश सरकार ने निश्चित की थी, लेकिन अब कल एक सूचना मिली है। उस सूचना के अनुसार 15 अक्टूबर तक तिथि बढ़ाई गई है। महाविद्यालय में जो भिन्न भिन्न विषय हैं, भिन्न भिन्न संकायें हैं, उनमें अधिकतर एडमिशन्स हो चुकी हैं, प्रवेश छात्रों का हो चुका है। जैसे कि हमारा विज्ञान संकाय है और हमारा कॉमर्स वाणिज्य विभाग है, उसमें हमारे महाविद्यालय के जो जितनी भी हमारी सीट्स थी वो पूर्ण कंप्लीट हो चुकी हैं। उसमें कोई भी जो है वो सीट्स खाली नहीं रही हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा कला संकाय है, आर्ट्स विभाग है, उसमें कुछ एक विषयों में। राजस्थान के डूंगरपुर में गत दिनों हाईवे पर आगजनी और लूटपाट कराने और युवाओं को भड़काने के मामले में नेताओं के चेहरे वायरल वीडियो में सामने आ रहे हैं। दरअसल रीट शिक्षक भर्ती 2018 के तहत जनरल और ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए निकाली गई थी, जिसको लेकर एसटी वर्ग के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। एसपी सहित कई अधिकारियों पर पत्थरों से हमला किया और होटल, शराब की सरकारी दुकान, मकानों में लूटपाट की गई, जिसका नुकसान आधिकारिक पुष्टि से 250 करोड़ माना जा रहा है। इस मामले में कई नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें नेता बोल रहे हैं और उग्र आंदोलन की खुली तौर पर चुनौती दे रहे हैं। और हाथरस कांड को लेकर इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी पुलिस की कार्रवाई से हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। पीड़ित पक्ष ने अपना जो पक्ष है उसे रखा है। आपको बता दें, अब मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, हाथरस कांड पर आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। पीड़ित परिवार और यूपी सरकार के अधिकारी इस बीच मौजूद रहे, लेकिन यूपी पुलिस की कार्रवाई से हाईकोर्ट इस वक्त नाराज है। पीड़ित पक्ष ने अपना जो पक्ष है उसे रखा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। आपको यह भी बता दें कि अदालत ने हाथरस कांड का स्वतः संज्ञान लिया और आज इस पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट यूपी पुलिस की कार्रवाई से नाराज है। हालांकि पीड़ित पक्ष ने अपना जो भी पक्ष था वह हाईकोर्ट के समक्ष रखा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई और यूपी पुलिस की कार्रवाई से
हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जो है वह यहां पर जताई। इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस कांड को लेकर। हाथरस कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश होने के लिए पीड़ित परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच पहुंचा। लखनऊ बेंच के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित के परिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष लाया गया था। पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा था और अब जो बड़ी खबर मिल रही है, आगे सुनवाई 2 नवंबर को होगी। माइक तो है नहीं यार। अब उस जगह पे जाइएगा नहीं। पूछा गया सारे आप सभी ने देखा था एडीजी का। अरे यार गिर जाएंगे। आज तक मुंह पे आ रहा पूरा मेरे के। बता रहे हैं ना होने का ये सबसे बड़ा हुआ। तो पीड़ित पक्ष के वकील सीमा कुशवाहा को आपने सुना। यहां पर पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा मीडिया से मुखातिब हुई। हाथरस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश होने के लिए पीड़ित परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच पहुंचा था। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, हाथरस कांड पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई। पीड़ित परिवार, यूपी सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। खबर मिल रही है कि अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी, लेकिन यूपी पुलिस की कार्रवाई से हाईकोर्ट नाराज बताया जा रहा है। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे। जी लोकेश, बिल्कुल हाथरस में जिस तरीके की हाथरस पुलिस प्रशासन की कार्यवाही रही है उसको लेकर के कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करी है, क्योंकि सबसे पहले कोर्ट ने परिवार को सुना था। पीड़ित परिवार ने अपनी आपबीती सुनाई। सबसे पहले परिवार को सुना गया, उसके बाद डीएम हाथरस ने और एसपी जो हैं हाथरस के, उन्होंने जवाब दिया। पीड़ित परिवार ने हाथरस पुलिस और प्रशासन पर कई सवाल उठाए और कोर्ट में उनके ऊपर लापरवाही का आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने शुरुआत से ही सही से जांच नहीं की, हमें परेशान किया गया, हमारी कोई मदद नहीं करी गई, शुरू में एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही थी, बिना हमारी सहमति के रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया, अंतिम संस्कार में भी हमें नहीं बुलाया गया। और उसके बाद डीएम ने इस बात का जवाब दिया है। डीएम का कहना है कि जातीय दंगा भड़क सकता था, उसको देखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हमने रात में अंतिम संस्कार किया, जिसको सुनकर कोर्ट खासा नाराज हुई। जो जजेस थे वो खासा नाराज हुए हैं। एसपी का भी बयान दर्ज हुआ है, उनकी भी सुनवाई थी। और इसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार, डीजीपी सभी वहां मौजूद थे। और सीधे तौर पर कोर्ट ने 2 नवंबर को अगली डेट दी है। कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के 5 जो सदस्य आए थे उनकी पूरी बात सुनी है। कोर्ट ने एसीएस होम और एडीजी एलओ और डीएम हाथरस से कई सवाल किए हैं। लगातार कई ऐसे सवालों के जवाब तक नहीं थे डीएम के पास में कि आखिर उन्होंने रात में 2:30 बजे अंतिम संस्कार क्यों किया। ऐसे कई प्रश्न थे जिसमें डीएम हाथरस अपनी बगले झांकते हुए नजर आए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो एएजी विनोद शाही थे, सरकार के वकील थे, उन्होंने सरकार का बचाव करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन जिस तरीके से पीड़ित पक्ष की जो वकील है सीमा कुशवाहा, वो लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन करती हुई नजर आई। और अब कोर्ट अगली डेट इसमें 2 तारीख को दी गई है और अगली डेट 2 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, देखना होगा 2 नवंबर को आगे क्या कुछ सुनवाई होती है। धन्यवाद पुनीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो हाथरस कांड पर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई। पीड़ित परिवार और यूपी सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अगली तारीख भी दे दी गई है। हालांकि ये भी बात यहां पर सामने निकल कर आई कि यूपी पुलिस की कार्रवाई से हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से। तमाम दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से मिल रही है। पाकिस्तान की नापाक हरकत बंद होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। खड़ी करमाड़ा में गोलीबारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। भारतीय सेना हालांकि करारा जवाब भी दे रही है। एक तरफ से चीन से सीमा विवाद चल रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से लगातार बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पिछले दिनों की अगर बात करें तो पाकिस्तान सीज फायर का लगातार उल्लंघन करता नजर आ रहा है और एक बार फिर से उल्लंघन किया गया है। हालांकि भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से मिल रही है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम
अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।